Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And today the topic is time to decide. तो ये द हिंदू का एडिटोरियल है। किस पर क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम कि जो अभी रिसेंट फ्लड्स थी हिमालयन रीजन में, स्पेशली हिमाचल एंड उत्तराखंड में, उनके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, क्यों वो कंसर्निंग है, क्या हमें आगे स्टेप्स लेने चाहिए। तो इसके ऊपर है, आपको क्विकली रीड करना है, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करना है, पैसेज रीड करना है और फिर पैसेज के एंड में एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, 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 ठीक है। सो आई होप आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। So the destruction wreaked by the floods in North India in August has evoked concern at the highest levels. तो जो डिस्ट्रक्शन हुई, डिस्ट्रक्शन wreaked by the floods, डिस्ट्रक्शन किसने कॉज की? तो यहाँ पर caused by the floods की जगह हमने लिखा है रीक। जब कोई बहुत वायलेंट एक्ट होता है तो वहाँ, ये जैसे कि डिस्ट्रक्शन हो गए बहुत बड़े लेवल पे, तो हम रीक वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये एक जो जैसे कि क्लियर हो रहा है मीनिंग से, नेगेटिव चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रीक की जगह हम इन्फ्लिक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, तो इन्फ्लिक्टेड, और ये दोनों वर्ड्स ही डैमेज या फिर कोई वूंड, ठीक है, किसी को घायल कर देना, वूंड इन्फ्लिक्ट करना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रीक्ड भी आ सकता है, इन्फ्लिक्टेड भी आ सकता है। अच्छा, डिस्ट्रक्शन के लिए हम और कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? हम डिस्ट्रक्शन की जगह यूज़ कर सकते हैं हैवॉक, ठीक है, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। Okay, so the destruction wreaked by the floods in North India in August has evoked, तो जो डिस्ट्रक्शन हुई उसने इवोक किया कंसर्न। तो जब भी किसी चीज़ से आपके मन में कोई इमोशन आता है, ठीक है, एंगर आता है, कंसर्न, चिंता आती है, कोई भी इमोशन आता है, तो वो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इवोक करना, कि किसी चीज़ को देखकर आपके अंदर कोई इमोशन जो है वो उभरा, इवोक हुआ, evoked at the highest levels. Last month, a bench headed by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, had suggested that an expert committee conduct a complete and comprehensive study on the carrying capacity of the Himalayan region. तो यहाँ पर लास्ट मंथ क्या हुआ था कि एक बेंच इज अ ग्रुप ऑफ जजेस जो कि एक केस की सुनवाई करते हैं। तो यहाँ पर जो बेंच है हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु डी.वाई. चंद्रचूड़, तो उस बेंच ने क्या सजेस्ट किया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि इतनी डिस्ट्रक्शन हुई थी नॉर्थ इंडिया में, तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए जो कि कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करे। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? जो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करे, ठीक है। हर एक जो भी इस डैमेज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट चीज़ें हों, सब उसमें कवर हों। और ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हिमालयन रीजन, जो हिमालयन रीजन, हिमालयन एरिया है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अच्छे से स्टडी करें, पूरी स्टडी करें, ठीक है। अभी हम कैरिंग कैपेसिटी भी देखेंगे क्या होता है, पर पहले ये देखना है कि यहाँ पर देखो ये कौन से टेंस में है ये वाला सेंटेंस। लास्ट मंथ देखते ही पता चल रहा है कि पिछले महीने, यानी पास्ट टेंस। तो लास्ट मंथ अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ हैड सजेस्टेड, तो आप कहोगे कि ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में ये वाला सेंटेंस दैट एन एक्सपर्ट कमेटी कंडक्ट, फिर यहाँ पर आएगा कि कंडक्ट कौन सी फॉर्म है? बेस फॉर्म वर्ब है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है। तो पास्ट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब नहीं यूज़ करते, तो क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। आप ये सोचो क्या ये करेक्ट है या नहीं है। और अगर एग्जाम में ये आता है एरर डिटेक्शन में ये सेंटेंस, तो आप इसको क्या एरर मार्क करके आते हैं। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है कंडक्ट, बेस फॉर्म, वो भी बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? हम जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, डिफरेंट मूड्स की बात करते हैं, उसमें से एक मूड होता है सबजंक्टिव मूड, ठीक है, जिसमें हम हाइपोथेटिकल सिनेरियोज की बात करते हैं। जैसे इफ आई वर
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ़ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, अगर मैं ऐसा होता, तो वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा है नहीं अगर ऐसा होता। लेकिन एक और जो है सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, वो है जब सजेशन देते हैं, और वो वर्ब यूज़ होती है जैसे सजेस्ट, जैसे कि रेकमेंड, जैसे कि कमांड, ठीक है, इस ये जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, और उसके बाद दैट यूज़ होता है। तो रिक्वेस्टेड दैट, सजेस्टेड दैट, कमांडेड दैट, तो ऐसे जब वर्ड्स होते हैं तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर सब्जंक्टिव मूड यूज़ हो रहा है, और इस जब सब्जंक्टिव मूड है तो फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ द बेंच हैड सजेस्टेड दैट एन एक्सपर्ट कमिटी कंडक्ट, ठीक है, दैट, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो बेस फॉर्म वर्ब आएगा क्योंकि सब्जंक्टिव मूड में है सेंटेंस, ठीक है। अगर यहाँ पर होता कि दे हैड कमांडेड दैट ही, कमांडेड दैट ही, ठीक है, ऑर्डर्ड दैट ही, तो उन सब के बाद भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही आती, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सजेशन, एडवाइस, दैट, ही, तो ये सारे जो सजेशन इंडिकेट करते हैं वर्ड्स या कमांड इंडिकेट करते हैं, उसके बाद दैट भी होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद बेस फॉर्म वर्ब आएगा। चलो, तो फॉलोइंग दिस द सेंटर हैज़ प्रपोज्ड सेटिंग अप अ 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो है वो फॉर्म की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी प्रपोज किया। तो प्रपोज वर्ड देखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितनी बार हमने कवर किया है। प्रपोज दैट मीन्स टू सजेस्ट समथिंग, टू पुट फॉरवर्ड एन आइडिया, और टू पुट फॉरवर्ड अ प्लान। कोई भी प्लान, आइडिया को जब हम कंसिडरेशन के लिए रखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम एक 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी बनाएंगे, ठीक है। तो प्रपोज्ड 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी। अच्छा, कैरिंग कैपेसिटी जो यहाँ पर मेंशन्ड है, जिसको स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई जा रही थी, वो क्या है? कैरिंग कैपेसिटी इज अ कॉन्सेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी। एक फील्ड है पॉपुलेशन बायोलॉजी, वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है कैरिंग कैपेसिटी का। एंड जनरली रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ स्पीशीज। कोई भी स्पीशीज कि कितने नंबर ऑफ उस स्पीशीज से कितने जो है मेंबर्स, कितने उस स्पीशीज के मेंबर्स एक पर्टिकुलर एरिया में रह सकते हैं, कैन थ्राइव सस्टेनेबली इन अ डिफाइंड इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम, एक हम एरिया की बात करें उस इकोसिस्टम की, और वहाँ पर कितने नंबर ऑफ स्पीशीज, कितने नंबर ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स, ठीक है, तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी अगर हम इंक्लूड कर दें तो कितने रह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक हिली रीजन है, हिली एरिया है, तो वहाँ पर कितने मंकीज़ रह सकते हैं, ठीक है, कितने वहाँ पर जो है ग्रेजिंग एनिमल्स रह सकते हैं, कितने एलिफेंट्स रह सकते हैं, कितने टाइगर्स रह सकते हैं। क्योंकि अगर एक बैलेंस बना रहता है, अगर कोई भी एक स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कैसे? जनरली पॉपुलेशन एक्सीडिंग कैपेसिटी विल लीड टू अ नेचुरल डिक्लाइन इन नंबर्स। अगर पॉपुलेशन जो है उस एरिया की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर नंबर्स डिक्लाइन होने लग जाते हैं। तो क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है, और अगर एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो जो रिसोर्स लिमिटेड है तो वो सबको नहीं मिल पाते, और वो पॉपुलेशन थ्राइव नहीं कर पाती, यानी कि ग्रो नहीं कर पाती, डेवलप नहीं हो पाती, तेज़ी से बढ़ नहीं पाती। ओके, तो generally population exceeding capacity will lead to a natural decline in numbers as witnessed when grasslands are overgrazed or invasive species throttle existing biome। जैसे ग्रासलैंड्स की हम बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज जहाँ पर ज़्यादातर ग्रास ही होती है, घास ही होती है, तो वहाँ पर जो है ग्रेजिंग एनिमल्स होंगे। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग एनिमल्स हों तो क्या होगा? घास कम हो जाएगी, रिसोर्स कम होगा, तो फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनकी, ठीक है। तो एक लिमिट से ज़्यादा, एक कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा जब एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक इकोसिस्टम में रहती है तो फिर उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एज विटनेस ये हमने लिखा। और इन्वेजिव स्पीशीज़ थ्रॉटल एग्जिस्टिंग बायोम। पहले हम देखते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या होते हैं। इन्वेजन यानी कि कोई फॉरेन पर्सन जो है वो किसी एरिया में घुस आता है, घुसपैठ करता है, ठीक है। तो इन्वेजन वैसे हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो एक कोई जो है फ़िश जो यहाँ पर नहीं पाई जाती, मान लो कि मे बी वो साउथ अमेरिका में होती है, ठीक है, वो किसी तरह कुछ उसके कुछ वो जो फ़िश है
वो यहाँ पर आ जाते हैं किसी कंटेनर में, शिप में, या फिर कोई टूरिस्ट ले आता है, और यहाँ पर फिर वो तेज़ी से ग्रो होने लगती हैं, तेज़ी से डेवलप होने लगती हैं, और फिर यहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ हैं उनके रिसोर्सेज जो है वो कैप्चर करने लगती हैं, और लोकल स्पीशीज़ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही। तो उस तरह की स्पीशीज़ को जो तेज़ी से ग्रो करती हैं, ठीक है, उस लोकेशन पे उस जगह की रहने वाली स्पीशीज़ नहीं है, उन्हें हम इन्वेजिव स्पीशीज़ कहते हैं। तो गोल्ड फिश इज़ ऑल्सो एन इन्वेजिव स्पीशीज़, इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, बाहर से आई हैं, और लोग जो है कई बार उन्हें ऐसे ही रिवर्स में छोड़ देते हैं, और वो फिर बहुत तेज़ी से फैलती है, और फिर लोकल जो फिश होती हैं उनके साथ compete करती हैं रिसोर्सेज के लिए। तो इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या करती है, थ्रॉटल करती हैं। अब थ्रॉटल हम यूज़ करते हैं जब ड्राइव करते हुए, कि थ्रॉटल करना यानी कि एक्सेलरेट करना, ओके, लेकिन यहाँ पर थ्रॉटल का मतलब वो नहीं है। इट मीन्स टू चोक, स्ट्रैंगल करना, ठीक है, दम घोटना, तो स्ट्रैंगल। तो ये यानी कि जो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है वो एग्जिस्टिंग बायोम, जो ऑलरेडी वहाँ पर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो एक बैलेंस में थे, उनको चोक कर देती हैं जब भी इन्वेजिव स्पीशीज़ आती हैं। Applying these ideas in the context of hill stations in Himalayan states, the challenge is between balancing rising population, infrastructural needs, and the precarious geography is bound to be a challenging enterprise. तो अब जब ये concepts की हमने बात की, invasive species की बात की, हमने carrying capacity की बात की, तो इन आइडियाज़ को जब हम हिल स्टेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं, खास और हिमालयन स्टेट्स को पे अप्लाई करते हैं, तो क्या चैलेंज है? चैलेंजेस बिटवीन बैलेंसिंग राइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि इन रीजन्स में, इन स्टेट्स में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स भी हमें मीट करनी है, वहाँ ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, ताकि जो लोग, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, पावर लाइन्स हमें बनानी पड़ेंगी, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर एंड द प्रिकेरियस ज्योग्राफी, और फिर यहाँ पर जो ज्योग्राफी है, जो माउंटेनस रीजन है, तो वो प्रिकेरियस है। प्रिकेरियस मीन्स जो कि रिस्क पर है, ठीक है, जो डैमेज हो सकता है, जो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो प्रिकेरियस ज्योग्राफी है यहाँ की। तो इन सब चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो फिर जो वहाँ की ज्योग्राफी है वो इम्पैक्ट होगी। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, घर बनाने होंगे, स्कूल्स, बिल्डिंग्स से लेकर, जैसे अभी हमने कहा पावर लाइंस, रेलवे लाइंस, ये सब चीज़ें, और इनसे क्या होगा, फिर बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होगा, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी जो है वो प्रिकेरियस है, इट इज़ एट रिस्क, इट इज़ वल्नरेबल। तो इट इज़ बाउंड टू बी ए चैलेंजिंग एंटरप्राइज। तो इन सब को बैलेंस करना, इट इज़ बाउंड टू बी, कि ये जो है डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी ए चैलेंजिंग एंटरप्राइज, कोई भी इनिशिएटिव। तो अगर हम इन्हें बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। ओके, गोइंग बाय रीसेंट हिस्ट्री, इट इज़ अनलाइकली that a disinterested scientific opinion will be palatable to every stakeholder in the Himalayan states. तो अगर हम अभी ये recent history की बात करें, तो it is, जो scientific opinion है, it is not going to be palatable, ठीक है, इट इज़ अनलाइकली, कि इसके चांसेस बहुत कम है कि जो साइंटिफिक ओपिनियन है कि हमें ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप करना चाहिए, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रीजन है वो एक उसकी कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ है, ये जो ओपिनियन है, इट इज़ अनलाइकली दैट इट विल बी पैलेटेबल टू एवरी स्टेक होल्डर, कि हर एक जो पर्सन वहाँ पर, चाहे वो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे टूरिस्ट्स हैं, तो उनके लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पैलेटेबल, जैसे आप कुछ खाने जाते हो, ठीक है, तो अगर आपको वो टेस्टी लगता है, आपको लगता है हाँ ये तो मुझे खाना चाहिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पैलेटेबल, इट इज़ एक्सेप्टेबल, पैलेटेबल। और सिर्फ फूड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ये हम बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट फॉर एग्जांपल, कि साइंटिफिक ओपिनियन के लिए पैलेटेबल यूज़ किया है, कि वो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, सब इस बात से एग्री नहीं करेंगे जो भी साइंटिस्ट कह रहे हैं। Following the devastating floods in Uttarakhand in 2013, the Supreme Court had appointed a committee of experts to evaluate the role of hydropower projects in the state. तो 2013 में जो है बहुत ज़्यादा devastating, बहुत ज़्यादा damage causing floods हुई थी, और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी एस्टैब्लिश की थी, ये चेक करने के लिए, कि इवेल्युएट करने के लिए, ये जज करने के लिए
कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या रोल है स्टेट में, कि क्या जो ये डैम्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं क्या उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वहाँ के इकोलॉजी पे। सो वाइल द कमिटीज रिपोर्ट डिड इन्फ्लुएंस अ रिडक्शन इन द प्रपोज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, हालांकि जो कमेटी ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की तो उसकी वजह से जो जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनने थे प्लान्ड थे वो उसका नंबर कम किया गया क्योंकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। ठीक है, दे फेल्ड टू रिस्ट्रिक्ट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स, हालांकि जो नंबर ऑफ डैम्स जो बनने थे वो तो कम हो गए लेकिन जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स है उस पर कोई असर नहीं हुआ इस कमेटी की रिपोर्ट का। जब रोड्स को वाइडन करना होता है तो क्या होगा, और ज़्यादा माउंटेन को और ज़्यादा कार्व किया जाएगा, यानी कि कट किया जाएगा माउंटेन की साइड को। ठीक है, जिससे स्टेबिलिटी कम हो जाती है माउंटेन रीजन्स में। सो कार्विंग अप मीन्स कटिंग ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, कार्विंग अप ऑफ माउंटेन साइड्स इन वेज दैट वर डीम्ड अनसूटेबल फॉर द टोपोग्राफी, कि और जो जिस तरीके से माउंटेन्स को कार्व किया जाता है वो इट इज़ कंसिडर, डीम्ड मतलब माना जाता है या कंसिडर किया जाता है अनसूटेबल फॉर द टोपोग्राफी। टोपोग्राफी होता है किसी एक एरिया के जो फिजिकल फीचर्स है कि वहाँ पर किस टाइप के रॉक्स हैं, ठीक है, एलिवेशन कितना है यानी हाइट कितनी है, ज़्यादा हाई माउंटेन्स हैं, ये सब चीज़ें तो फिजिकल फीचर्स एक पर्टिकुलर जगह के। तो जिस तरह के फिजिकल फीचर्स है हिमालयन स्टेट्स के उसके अकॉर्डिंग जो और जिस तरीके से रोड्स बनाई जाती हैं वाइडन की जाती हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, द लेटेस्ट प्रपोजल बाय द सेंटर इज़ नॉट न्यू। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नई कमेटी एस्टैब्लिश करने का जो प्रपोजल दिया है, ठीक है, वो नया नहीं है। एज फार बैक एज 2020 इट हैड सर्कुलेटेड among the 13 Himalayan states guidelines to assess the carrying capacity of their hill stations। तो ये कुछ एक नया स्टेप नहीं है क्योंकि 2020 में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ने जो 13 हिमालयन स्टेट्स हैं उन्हें कहा था कि वो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो फाइंड आउट करें उनके हिल स्टेशंस की, कि हिल स्टेशंस कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इको सेंसिटिव जोन्स, इन दो जगहों की कैरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके लिए गाइडलाइंस भी इशू की थी। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैड इन मे रिमाइंडेड ऑल द स्टेट्स टू अंडरटेक सच अ स्टडी, और दोबारा से उन्हें याद दिलाया गया, रिमाइंड कराया गया इन स्टेट्स को कि ये इस स्टडी को अंडरटेक करें यानी कि कंडक्ट करें स्टडी को, सच अ स्टडी एंड सबमिट देम एज अर्ली एज पॉसिबल, और कहा गया था कि जितने जल्दी हो सके सबमिट करें। ठीक है, कोर्ट्स में क्यों है, क्योंकि ये जो सजेशन दिया था गवर्नमेंट ने उसमें यही वर्ड्स यूज़ हुए थे कि जितना जल्दी हो सके, यानी कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी सबमिट करने के लिए। द क्राइसिस ऑफ लैंड सब्सिडेंस एक्सपीरियंस इन जोशीमठ उत्तराखंड इन जनवरी हैड ऑल्सो स्पार्क्ड अ डिबेट ऑन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजी। हमने डिस्कस किया था कि जो जोशीमठ में जो ज़मीन धंस रही थी, तो धंसने को हम क्या कहते हैं कि उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सब्सिडेंस, दैट मीन्स कोलैप्स हो जाती है ज़मीन, क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सब्सिडेंस। ये बहुत बार आया है इस पिछले कुछ मंथ्स में, तो पता होना चाहिए आपको। तो सब्सिडेंस एक्सपीरियंस इन जोशीमठ इन जनवरी हैड ऑल्सो स्पार्क्ड अ डिबेट, स्पार्क करना, शुरुआत कर देना किसी चीज़ की। ठीक है, तो एक डिबेट शुरू हो गई किसके बीच में, कि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें हिल रीजन्स में, और लेकिन दूसरी तरफ है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस करना उसके बीच में, क्योंकि अगर हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो लैग बिहाइंड करेगी। तो इसको लेके काफ़ी डिबेट हुई, बट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स हिमाचल प्रदेश सॉ एन अनएक्सपेक्टेड डिल्यूज वॉशिंग अवे रोड्स एंड हाईवेज बिल्ट ऑन डिन्यूडिंग माउंटेन्स। और फिर उसके कुछ मंथ्स में ही हिमाचल प्रदेश में अनएक्सपेक्टेड डिल्यूज इज़ फ्लड। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पानी आता है तो डिल्यूज हम यूज़ करते हैं, बहुत अ वेरी ग्रेट फ्लड, बहुत बड़े लेवल पे जब बाढ़ आती है। और उसने क्या किया, इट वॉश्ड अवे रोड्स एंड हाईवेज बिल्ट ऑन डिन्यूडिंग माउंटेन्स। डिन्यूड यानी कि बेयर, यानी कि कवर्ड नहीं है, तो माउंटेन्स यूजुअली वेजिटेशन से, ट्रीज से कवर्ड होते हैं। डिन्यूडिंग मतलब कि जो वेजिटेशन का कवर है, जो ट्रीज हैं वो कम होते जा रहे हैं माउंटेन्स पे से, उनकी जगह क्या बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो उन माउंटेन्स पे से जो रोड्स हैं, हाईवेज थे, वो वॉश अवे हो गए, वो बह गए।
more committees and reports will not change the reality that infrastructure development in the hills cannot be executed as in place. अब हमने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी एस्टैब्लिश की अभी इसी साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा कि वो एक और कमेटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी एस्टैब्लिश की थी देखने के लिए कि कितने डैम्स बनने चाहिए, और 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हिल स्टेट्स थे उन्हें कहा था कि उन्हें कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बनानी है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस इशू की थी। तो ये सब चीज़ें स्टेप्स पहले हो चुके हैं, तो और ज़्यादा कमिटीज़ जो है इस्टेब्लिश करना, इससे ये फैक्ट नहीं चेंज होगा, ये रियलिटी जो है वो नहीं बदलेगी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हम प्लेन्स की तरह नहीं बना सकते। हिल स्टेट्स में प्लेन्स की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया जा सकता। Either states must bear the higher cost that comes from building more sustainably, या तो फिर जो स्टेट्स हैं दे मस्ट बियर द हायर कॉस्ट, यानी कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो उसके कुछ कॉस्ट्स होंगे, जैसे कि मे बी टूरिज़्म कम करना हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम करना हो, तो उस और कुछ ऐसे तरीक़ों से डेवलप करना पड़े जिसमें कॉस्ट ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा खर्चा हो, तो उसका जो कॉस्ट है वो स्टेट्स को बेयर करना पड़ेगा, या उनका खर्चा स्टेट्स को उठाना पड़ेगा अगर सस्टेनेबली डेवलप करना है। एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क टू डेनिजन्स, ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो डेनिजन्स यानी कि जो रेजिडेंट्स हैं उन स्टेट्स के, उनको रिस्क कम होगा अगर ऐसा करते हैं। लेकिन दूसरी, अब या तो स्टेट्स ये कर सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा खर्चा होगा, या फिर और डेजिग्नेट रीजन्स एज नो गो जोन्स, या फिर उन एरियाज़ को नो गो जोन्स डिक्लेयर कर दिया जाए जहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। द लैटर फॉर डेकेड्स प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड्स फॉर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। तो यहाँ पर लैटर, फॉर्मर क्या होता है, पहले दो चॉइस दी हुई है, फॉर्मर पहले वाली चॉइस, लैटर बाद वाली। तो बाद वाली चॉइस ये है कि अगर हम डिक्लेयर कर देते हैं उन रीजन्स को नो गो जोन्स, तो उस पर फर्टाइल ग्राउंड यानी कि बहुत तेज़ी से कोई चीज़ वहाँ डेवलप हुई, क्या, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म होता है कि आप कोई मौके का फ़ायदा उठाते हो, तो वहाँ पर ये एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकली एक सेंसिटिव इशू हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ इस इशू का काफ़ी फ़ायदा भी उठाया है पॉलिटिशियंस ने हिल स्टेट्स में। एज अनइक्विवोकल साइंटिफिक एविडेंस कंक्लूड्स, अनइक्विवोकल होता है कि जिस पे कोई डाउट्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, तो अनइक्विवोकल साइंटिफिक एविडेंस, कि साइंटिफिक एविडेंस जो है हमारे पास, जो प्रूफ है वो अनडिनाएबल है, उसको हम मना नहीं कर सकते, वो बिल्कुल क्लियर है कि द ऑप्शन टू किक द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। टू किक अ कैन डाउन द रोड, इस प्रोवर्ब का क्या मतलब होता है, आप अवॉइड करते हो कोई चीज़, कोई सिचुएशन को डील करना आप बाद के लिए टाल देते हो, तो टू किक द कैन डाउन द रोड कि हम बाद में देखेंगे, तो ये करना कि जो ऑप्शन है टू अवॉइड डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, हमें इसको डील करना पड़ेगा और अभी डील करना पड़ेगा, हम इसे डिले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस पैसेज में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस देखे। अच्छा, जो क्वेश्चन है वो ये था कि थ्राइव का हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू थ्राइव। तो हमने देखा पॉपुलेशन या फिर जो कोई स्पीशीज़ है वो एक रीजन में थ्राइव करती है, यानी डेवलप करती है, ग्रो करती है तेज़ी से, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या होगा कि जो अमाउंट में कम हो, ठीक है, डिक्लाइन करे। तो विदर का मतलब जब आप पौधों को पानी डालते हो, ठीक है, वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, लेकिन अगर आप पानी बिल्कुल ना दो तो क्या होगा, वो सूखने लगेंगे। हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं विदर, ओके, विदर। तो विदर ग्रोथ का तो ऑपोजिट है ना, कि जो प्लांट्स हैं वो जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो विदर जो है वो ऑपोजिट मीनिंग कन्वे कर रहा है थ्राइव का, तो ए इसका आंसर होना चाहिए। बाकी हम देखते हैं हार्नेस क्या होता है, किसी चीज़ को यूज़ करना, ठीक है, स्पेशली हम रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, वी शुड हार्नेस सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, तो वहाँ पर हार्नेस का मतलब होता है उसका यूज़ करना, तो इसका तो डिफरेंट मीनिंग है, ठीक है। डिजिस्ट करना, कोई चीज़ को मना करना, ठीक है, अवॉइड करना करने से, तो वो भी नहीं है। मोबिलाइज यानी कि जैसे अगर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ट्रूप्स को मोबिलाइज़ किया, यानी कि जो सोल्जर्स हैं उन्हें एक पर्टिकुलर
जगह पर ले जाया गया। मोबिलाइज करना एक और मीनिंग होता है, अगर हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं, यानी कि लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कोई स्टेप लेने के लिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम कहें कि जैसे चीफ मिनिस्टर ने एक ये ही मोबिलाइज्ड पीपल, या कोई पॉलिटिशियन है या कोई लीडर है, उसने मोबिलाइज किया लोगों को ये करने के लिए, तो वहाँ पर लोगों को एनकरेज किया कुछ करने के लिए, तो वो मीनिंग भी होता है। पर इसका मीनिंग थ्राइव का ऑपोजिट तो नहीं है। चिंक क्या होता है, आपने पढ़ा था, चिंक्स आर क्रैक्स, चिंक इन द आर्मर, ये हम फ्रेज जो यूज़ करते हैं कि जो कोई वीकनेस होती है किसी पर्टिकुलर कोई डिफेंसिव चीज़ में वीकनेस होती है, चिंक्स इन द वॉल, जो डिफेंसिव वॉल है उसमें जो क्रैक्स हैं, वीकनेसेस हैं। लेकिन वीकनेस इज़ नॉट डिक्लाइन, कम होना, ठीक है। चिंक्स आर क्रैक्स, तो वो भी ऑपोजिट मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ए इसका आंसर होना चाहिए, ओके। तो जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के पैसेज में वो हमने देख लिया, ठीक है। तो इनकी वोकैबलरी जो है वो मंथली वोकैबलरी भी अवेलेबल होगी आपको, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।